Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed the meaning of financial statement analysis. We also discussed why is there a need of financial statement analysis, right? Any doubt up to there, anyone? No, sir. So we concluded that in our life also, whenever we take any decision, we should analyze the data first. जैसे कोचिंग सेंटर्स का हमने एग्जांपल लिया था, तो कोई आपको एब्सोल्यूट फिगर कोई दे रहा है तो सिर्फ उसके बेसिस पे हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें उससे रिलेटेड फिगर्स के साथ उसकी परसेंटेज निकालनी चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, देन वी शुड टेक डिसीजन. Tools of financial statement analysis. There are various tools to analyze the financial statements of a business. 4 of these tools are there in our syllabus. First is comparative statements. The amounts of statement of profit and loss and balance sheet of 2 or more years are shown along with absolute change and percentage change over the years. ठीक है, कि किस चीज में एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में और परसेंटेज टर्म्स में कितना चेंज हुआ है, ये हम शो करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. इसमें हम क्या करते हैं, वी शो ईच आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ सेम ईयर. कैसे? जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लेते हैं तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस ले लेते हैं 100. बाकी जितनी भी आइटम्स हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाली, उन्हें हम शो करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. प्रीवियस ईयर के लिए भी हम यही करते हैं, करंट ईयर के लिए भी हम यही करते हैं. ठीक है. देन कम्स रेशियो एनालिसिस. Various ratios are calculated using interrelated amounts from financial statements. इसका ही एग्जांपल हमने कल जो एग्जांपल लिया था वो इस कैटेगरी में फिट आ जाता है कि प्रॉफिट दो कंपनीज का, एक का 1 लाख है, दूसरे का 2 लाख है, लेकिन हमने क्या किया, उसे कैपिटल के साथ रेशियो लेके परसेंटेज निकाली. 1 लाख आउट ऑफ 5 लाख 20%, 2 lakh out of 20 lakh 10%. So this is ratio analysis, when we calculate various ratios using interrelated amounts from financial statements. Clear? Yes, sir. Yes, sir. The fourth tool is cash flow statement. When we prepare a cash flow statement, we show all cash inflows. When we say cash, it means cash and cash equivalents. कहां से फंड्स आ रहे हैं, आए हमारे पास, एंड ऑल कैश आउटफ्लोज, कहां फंड्स स्पेंड हुए, यूज हुए. तो उन्हें हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके दिखाते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ठीक है. तो ये सब टूल्स एक एक करके हम स्टडी करेंगे अभी आगे. Then comes types of financial statement analysis. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं उसे हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया. फर्स्ट क्राइटेरिया इज एक्सटर्नल और इंटरनल. External analysis is done on the basis of financial statements published by company by outsiders like lenders, creditors, government agencies, etc. जो लोग कंपनी के बाहर हैं, कंपनी का पार्ट नहीं है, वो जब एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करेगी वहां से. So that is called external analysis. Whereas internal analysis is done by management having access to detailed accounting records. Management तो part of the company है, part of the business है.
उनके पास तो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी, तो वो जब एनालिसिस करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Then second criteria is horizontal और vertical analysis। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने देखा कंपनी के केस में वर्टिकल फॉर्मेट यूज होता है, मतलब करंट ईयर का अमाउंट और फिर प्रीवियस ईयर का अमाउंट, उसके साथ में अमाउंट कॉलम दो में बाइफरकेट होता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों साथ साथ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर, यानी जब हम ओवर द ईयर्स कंपैरिजन करेंगे दैट विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, also called dynamic analysis, also called time series analysis। ठीक है, horizontal analysis involves analysis of amounts over the years, whereas vertical analysis involves analysis of interrelated amounts of a single year। अगर सेम ईयर के प्रॉफिट और कैपिटल की हमने रेशियो निकाला, परसेंटेज निकाली, तो ये हो गया वर्टिकल एनालिसिस। सेम ईयर के प्रॉफिट का हमने निकाला कि सेल्स का कितना परसेंट है प्रॉफिट उसी ईयर की सेल्स का, तो ये हो गया वर्टिकल एनालिसिस। सेम ईयर के स्टेटमेंट में से कोई दो अमाउंट हमने पिक किए और उन्हें उनकी रिलेशनशिप को स्टडी किया आपस में। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Third criteria is intra-firm analysis and inter-firm analysis। Intra मतलब within, inter means between। तो analysis involving financial statements of a single company over a period of time is intra-firm analysis, जिसे हम time series analysis भी कहते हैं, trend analysis भी कहते हैं। ठीक है, कि पिछले साल इतना प्रॉफिट था, इस साल कितना है, पिछले साल इतनी सेल्स थी, इस साल कितनी है। सेम फर्म का अलग अलग ईयर्स के बेसिस पे या सेम फर्म का अलग अलग सेगमेंट के बेसिस पे, अगर कंपनी एक से ज्यादा सेगमेंट्स में डील कर रही है। वेयर एज एनालिसिस इन्वॉल्विंग कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स, डिफरेंट कंपनीज is inter-firm analysis, also called cross-sectional analysis। Clear? Sir, फिर external analysis और interfirm analysis में difference क्या हुआ? External analysis करते हैं outsiders, ठीक है। Internal analysis करते हैं management members या employees। इंट्रा और इंटरफर्म क्या है? विद इन द फर्म या बिटवीन टू डिफरेंट फर्म्स। जब इंटर फर्म जो है वो तो इंटरनली नहीं हो सकता, एक्सटर्नल, क्योंकि अगर हमारी कंपनी की मैनेजमेंट करेगी एनालिसिस तो अपनी फर्म के का डेटा तो डिटेल्ड होगा उनके पास, दूसरी फर्म का तो नहीं होगा ना, तो दिस कैन नॉट बी इंटरनल, दिस हैज टू बी एक्सटर्नल ओनली। इंट्रा फर्म कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अगर मैनेजमेंट मेंबर्स या एम्प्लॉइज कर रहे हैं तो वो इंटरनल एनालिसिस हो जाएगा, इंट्रा फर्म इंटरनल एनालिसिस। और अगर आउटसाइडर्स कर रहे हैं तो वो हो जाएगा इंट्रा फर्म एक्सटर्नल एनालिसिस, सेम फर्म का कर रहे हैं अगर। क्लियर? ओके। Okay, now first of all we will learn how to prepare comparative statements, comparative statement of profit and loss and comparative balance sheet. The format of comparative statement of profit loss, or we can say comparative income statement, is like this. Heading ऊपर आ जाती है, comparative statement of profit and loss of dash, आगे कंपनी का नाम आ जाएगा, for the year ended, year ending date आ जाएगी। ठीक है, particulars, note number, amount rupees, previous year
करंट ईयर। अब ये बस इसमें ध्यान रखना है कि जनरली हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में और बैलेंस शीट में करंट ईयर का अमाउंट पहले दिया होता है, प्रीवियस ईयर का बाद में। लेकिन जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो ये कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर वाला पहले, करंट ईयर वाला बाद में। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है जानबूझ के प्रीवियस ईयर वाला पहले दे दिए, करंट ईयर वाला बाद में दे दें, कि आप कंफ्यूजन में इंटरचेंज कर दोगे उन्हें। तो सो यू नीड टू बी केयरफुल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखना है कौन से ईयर का कॉलम आपको पहले दिया हुआ है। सॉल्यूशन में आपका हमेशा प्रीवियस ईयर वाला कॉलम पहले आएगा, करंट ईयर वाला बाद में आएगा। क्लियर? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आता है अमाउंट का, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में चेंज कितना आया, करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट। सपोज पिछले साल एक अमाउंट 50,000 था, इस साल वो 56,000 हो गया है। सो एब्सोल्यूट चेंज इज 6,000। फिर लास्ट कॉलम होता है परसेंटेज चेंज। जो एब्सोल्यूट चेंज आया दैट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। हमने अभी जो एग्जांपल लिया 6,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100, इससे आ जाएगा परसेंटेज टर्म्स में कितना चेंज आया। क्लियर? यस सर। Now I had given you 2 questions to write and format of comparative statement to make. Have you done that? Yes or no? Sir, I wasn't there in the previous class, so. No, I had sent it in the group, WhatsApp group. I didn't check it actually, तो. अच्छा, चलो नेवर माइंड, आप फिर साथ साथ अभी बना लो। यस सान्या। सर वो बताने के लिए था कि बना लिया फॉर्मेट। बना लिया है ना, गुड। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है आपने ये, और ये फॉर्मेट भी बना लिया है, ठीक है, Yes, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। नाउ लेट अस स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। अब इसमें देखो, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन जो दी हुई है। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में भी दी हो सकती है या इस तरह से भी दी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन में हमेशा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, उसी फॉर्मेट में उसी ऑर्डर में चीजों को प्लेस करना है। क्लियर? Yes, sir. So first information given to us is revenue from operations. तो पहले हम ये लिख लेंगे, revenue from operations। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर बाद में दिया हुआ है। सॉल्यूशन में प्रीवियस ईयर पहले आएगा, Yes, करंट sir. ईयर बाद में आएगा। तो अमाउंट्स बोलो कितने कितने? 25 lakh, 30 lakh। 25 लाख एंड 30 लाख, ठीक है। तो ये हमने अमाउंट्स लिख लिए, लिख लो। Yes sir। Then we are given other income. So we will write second other income. अब इसमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रीवियस ईयर में 20% थी। 20% किसका? 25 lakh। वेरी गुड। कितना हुआ? 20% मतलब 1/5, हाँ, तो 5 लाख। और करंट ईयर में है 10% ऑफ 30 लाख, तो 3 लाख लिख लो।
तो सर इससे हमें मतलब परसेंटेज दे रखी है तो इससे हम अमाउंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली अमाउंट भी दिया हो सकता है या इस तरह से भी दिया हो सकता है परसेंटेज टर्म्स में, तो अमाउंट निकाल लेंगे फिर हम। ओके सर। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या आता है इन दोनों के बाद, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम के बाद? सर टोटल रेवेन्यू। Total revenue, which is a sum of these two. So now we will write total revenue और इन दोनों कॉलम्स का टोटल कर देंगे। प्रीवियस ईयर का आ गया 30 लाख और करंट ईयर का 33 लाख। ऊपर और नीचे लाइंस, नीचे डबल लाइंस आएंगी। ये मैं डबल लाइन डालता हूं इसमें, ये पता नहीं क्यों कुछ टेक्निकल इशू है, कई बार डिस्प्ले करते हुए प्रेजेंटेशन वो नीचे की डबल लाइन को सिंगल कर देता है। आप डबल ड्रॉ करना, जहां भी टोटल आएगा नीचे डबल लाइन। कई बार डबल रहने देता है उसे, Yes, कई sir. बार ये सिंगल में कन्वर्ट कर देता है उसे अपने आप। यस सर। उसके बाद क्या नेक्स्ट हेडिंग होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में पहला हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अमाउंट क्या क्या आएंगे? 12 लाख 15 लाख। वेरी गुड। 12 लाख पहले आएगा, फिर 15 लाख। Yes, sir. Yes, Then sir. next we are given employees benefit Employees expenses. benefit expense. अमाउंट कितना कितना? 6 lakh 8 lakh। 6 lakh 8 lakh. Yes, 6 lakh and 8 lakh. Yes, sir. Yes, sir। Then next we are given, क्या दिया हुआ है next? Finance cost. Finance cost. So we will write finance cost. Now this is again given as a percentage of revenue from operations. तो 2019 वाली है 5%, 5% of 25 lakh। 25 लाख का 10% कितना हुआ? 30. 25 लाख का 10% कितना हुआ? 2 lakh 50,000। उसका हाफ कर दो। 1 lakh 25,000। यस, इसी तरह से 2020 वाली 8% ऑफ 30 लाख 2,40,000। Yes, sir. Then next we are given other expenses. Again as a percentage, दोनों ईयर में 10% है, तो 25 लाख का 10% कितना हुआ? 2 lakh 50,000। और 30 लाख का? 3 lakh। 3 लाख। 3 lakh. इसके बाद Total expense. सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद नेक्स्ट क्या हेडिंग आती है? Total expense. यस, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल करो, 12 plus 6 18 plus 1 19 25 plus 2,50,000। 2175। यस, 21,75,000 और 2020 का 28,40,000।
Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है? Sir, profit before exceptional items. हाँ, इस केस में हमें एक्सेप्शनल आइटम तो दी नहीं हुई, तो हम सिंपली लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। Yes, कैसे sir. निकलेगा? ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 - 4, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो 2019 का कितना हुआ? 30 लाख माइनस 21,75,000। Okay, sir. 8,25,000 और 2020 का 33 लाख माइनस 2840, तो ये आया 4,60,000। यस सर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से क्या लेस करेंगे? टैक्स। टैक्स। Tax. अगेन गिवन एज अ परसेंटेज। 2019 का है 40%। अब 40% किसका? 4,60,000 का। 4,60,000 तो 2020 वाला है। 8,25,000 का। यस, बस यही, इसी कंफ्यूजन से बचना है। तो 8,25,000 का। दूसरी क्या मिस्टेक कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं, टैक्स भी सेल्स का निकाल देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज। 40% 25 लाख का, 35% 30 लाख का। नहीं, टैक्स रेट हमेशा होता है किस पे? प्रॉफिट पे। और यहां पे लिखा भी नहीं है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिर्फ परसेंटेज लिखा है। तो अब सिंपली परसेंटेज लिखा हो तो टैक्स मतलब किसका परसेंटेज है? प्रॉफिट का। तो 8,25,000 का 40%, दैट इज 3,30,000 माइनस कर दिया। इसी तरह से 4,60,000 का 35%, 1,61,000 माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमारे पास। कितना आया 2019 का? 4,95,000. यस, और 2020 का 2,99,000। Yes, sir. यहां तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. Now we will do calculations for next column, absolute change. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है इसमें, मतलब 2020 वाला अमाउंट माइनस 2019 वाला। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या चेंज है? 5 लाख। 5 lakh. 5 Positive. लाख का इंक्रीज है ना, तो यहाँ पे आएगा 5 लाख। अदर इनकम में 2 लाख। 2 lakh decrease. डिक्रीज है, वेरी गुड, तो इसलिए ये ब्रैकेट्स में आएगा। टोटल रेवेन्यू में 3 लाख इंक्रीज। 3 3 lakh lakh. increase, yes, and this you can cross check from above also. 5 lakh positive, 2 lakh negative, तो दोनों का सम कहें या डिफरेंस कहें, that will be 3 lakh. यस सर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में 3 3 लाख lakh. Increase. yes 3 lakh. Employee benefit expenses 2 लाख इंक्रीज। 2 lakh increase. yes. Finance cost 15,000। 1,15,000 इंक्रीज। very good. 1,15,000. Other expenses 1 50,000। lakh 50,000. हाँ. 50,000. टोटल एक्सपेंसेस में 28,40,000 माइनस 21,75,000। 6,65,000। Yes, वेरी sir. गुड, 6,65,000। अगेन यू कैन क्रॉस चेक, ऊपर से ऐड करो इन सबको तो 6,65,000 आ जाएगा।
3 lakh plus 2 lakh plus 1,15,000 plus 50,000. Yes, sir. उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,65,000 decrease. डिक्रीज 3,65,000 ब्रैकेट्स में टैक्स Yes, sir. 1,29,000 decrease. वेरी गुड प्रॉफिट कम हो गया है तो टैक्स भी कम हो गया 1,69,000 का डिक्रीज है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर ये भी नेगेटिव है 1,96,000 डिक्रीज तो ब्रैकेट में है ये भी ठीक है 1,96,000 यस सर लिख लिया यहां तक यस सर सिंपल है यस सर अब आते हैं लास्ट कॉलम पे परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100 5 लाख 25 लाख का कितना परसेंट है 5 लाख 1/5. 1/5 है ना तो 1/5 कितना परसेंट होता है 100 का 1/5 इज 20%. 20%. यस इसी तरह से 2 लाख 5 लाख का कितना परसेंट है 2/5. 2/5 2/5 100 का 2/5 क्या हुआ 40%. 40 40 लेकिन ब्रैकेट में क्योंकि नेगेटिव है 3 लाख 30 लाख का कितना परसेंट है 1/10%. 10%. ठीक है अब परसेंटेज कॉलम में आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते ऊपर से ऐड करके ठीक है तो इसमें ये नहीं करना यस सर इसमें मैच नहीं करेगा मोस्टली केसेस में तो ये नहीं करना कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे परसेंटेज 3 lakh by 12 lakh into 100, 25%. वेरी गुड 3 लाख Yes, इज sir. 1/4 ऑफ 12 लाख मींस 20 ठीक है उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 लाख कैसे निकालेंगे 2 lakh upon 6 lakh 200. ये ध्यान रखना है 33.33. करंट ईयर से मत डिवाइड कर देना प्रीवियस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करना है 2 is 1/3 of 6 so 1/3 of 100 is how much सर 33.33 हाँ जो आपके परसेंट मार्क्स होते हैं 33.33 ठीक है तो ये परसेंटेजेस ना आप याद रखो माइंड में तो बड़ी इजी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन की 1/5 जो होता है वो 20% होता है 2/5 40% होता है 1/10 10% होता है 1/4 25% होता है 1/3 33.33% होता है एंड सो ऑन इस तरह से ये याद रखोगे तो आपको लिख के कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा क्या आना है इसमें नेक्स्ट बताओ फाइनेंस कॉस्ट 1,15,000 divided by 1,25,000 into 100, 92%. वेरी गुड 92% अदर एक्सपेंसेस 20%. percent 50 of 20. 50,000 2,50,000. 2,50,000 yes it is 1/5 मतलब 20% very good total expenses अगेन इसको ऐड मत कर देना ये यहां से ठीक नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में है तो परसेंटेज टर्म्स में हमें लेफ्ट वाले कॉलम से ही निकालना पड़ेगा एब्सोल्यूट चेंज अपॉन 6,65,000 अपॉन 21,75,000 इंटू 100 ये आएगा 30.57 something
ठीक है, जब डेसिमल्स में आ रहा हो तो 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है आपने। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,65,000 डिवाइड बाय 8,25,000 into 100, जो कि होता है 44.24 44.24 यस। देन टैक्स, बहुत से अमाउंट्स तो आपके परसेंटेज के डायरेक्टली ओरली आपको पता आ जाएंगे, जैसे 5/25 था, 50/250 था। कुछ में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये आएगा 51.21 ब्रैकेट्स में। कैलकुलेशंस साथ साथ भी चेक करते रहना और बेशक बाद में भी चेक कर लेना, और अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, आई विल मेक द करेक्शन इफ रिक्वायर्ड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 196/495 into 100, ब्रैकेट में 39.6%। ठीक है, अब यूज क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का? पहले तो देखो सिंपल है बनानी, इजी है, इजंट इट? यस सर। लेकिन इसमें जितनी इजी है उतनी ही स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। कोई चीज इजी होती है ना तो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है वो, तो जल्दी जल्दी में इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर जाते हैं, या फिगर्स करंट ईयर की पहले लिख दी, प्रीवियस ईयर की बाद में लिख दी। कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स करके बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं, जबकि इसमें आप इजीली फुल स्कोर कर सकते हो बड़े इजीली, क्योंकि बड़ी सिंपल होती है ये। अब इसका यूज क्या है एनालिसिस के लिए? देखो हमें पता चला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स तो पिछले साल से 20% बढ़ी हैं, लेकिन हमारी अदर इनकम जो होती थी वो 40% फॉल हो गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा रेवेन्यू 10% बढ़ा है। टोटल एक्सपेंसेस हमारे लेकिन 30.57 ऑलमोस्ट 31% बढ़ गए हैं। रेवेन्यू तो बढ़ा 10%, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ गए 31%, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो गया है। क्लियर? यस सर। यस सर। We'll stop over here for today. Comparative balance sheet we will do in the next class. Any doubts up to here, anyone? No sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you sir.